Hello friends, good morning to all of you, and today in this video we are going to discuss about the very important chapter from the module E of the risk management, and that's the risk based supervision. So do watch this video till end, and if you want to get all the videos related to risk management or the CIB, you can simply log into the website iibf.info, जहां पर आपको free PDFs का link भी मिल जाएगा. You'll be getting the JIB, CIB, IIBF calculator over there, and moreover you'll be getting the free videos also over there. So jump into the iibf.info, register yourself and start preparing for the same. And अगर आपने अभी तक चैनल को फॉलो नहीं किया है, फटाफट से चैनल को फॉलो कर लीजिए and press the bell notification icon so that you get updated whenever we upload the new videos. Now let's start the session over here. It's related to the risk based supervision. Now रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कुछ एक इनिशिएटिव लिए थे. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इसके लिए एक स्टेयरिंग कमेटी को सेटअप किया था, जो कि पर्टिकुलरली सुपरवाइजरी जो प्रोसेसेस हैं उनको रिव्यू करेगी. एंड इसके लिए 2011 में, यहां पर अगस्त 2011 में, अंडर द डॉक्टर केसी चक्रवर्ती चेयरमैनशिप एक यहां पर कमेटी बिठाई गई थी, जिसका मेन काम क्या था? जिसका मेन काम यही था कि उन्होंने रिकमेंडेशन देनी थी कि किस तरह से जो सुपरविजन की जा रही है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा कमर्शियल बैंक्स के लिए, उनको किस तरह से यहां पर सही किया जाए एंड क्या क्या चैलेंजेस फेस हो रहे हैं, एंड फर्दर उन चैलेंजेस के साथ किस तरह से डील किया जा सकता है. एंड कमेटी ने इसने अपनी जो रिपोर्ट थी वो जून 2011 में यहां पर सबमिट कर दी थी, राइट. एंड उसके बाद बात आती है रिलेटेड टू बैंक सुपरविजन प्रोसेस इन इंडिया. तो आरबीआई जो है वो यहां पर सुपरवाइजिंग जो करता है वो डिफरेंट प्रोविजंस बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के अंदर आती हैं, या आरबीआई एक्ट के अंदर आती हैं, या फिर जो डिपार्टमेंट ऑफ बैंकिंग सुपरविजन है उसके थ्रू यहां पर जो भी गाइडेंस है उनको यहां पर इंप्लीमेंट करवाता है. एंड फर्दर अगर हम बीएफएस की बात करें, यानी कि आप पर्टिकुलरली अगर हम बात करते हैं रिलेटेड टू बोर्ड फॉर फाइनेंशियल सुपरविजन के बारे में, तो उसके केस में जो गवर्नर होते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के, वो चेयरमैन होते हैं. एंड जो डिप्टी गवर्नर होते हैं वो यहां पर बैंकिंग रेगुलेशन सुपरविजन के केस में उनको वाइस चेयरमैन की तरह नॉमिनेट किया जाता है. कहने का मतलब है यानी कि जो मेन यहां पर बॉडी है दैट इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. एंड रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अपने जो डिफरेंट एक्ट्स हैं, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इनको पर्टिकुलरली इंप्लीमेंट करवाता है डीबीएस, यानी कि आपके पास जो डिपार्टमेंट ऑफ बैंकिंग सुपरविजन उसके तहत. एंड फर्दर देयर इज बीएफएस दैट इज द बोर्ड फॉर फाइनेंशियल सुपरविजन, जिसमें जो गवर्नर है वो चेयरमैन रहेंगे, एंड फर्दर जो डिप्टी गवर्नर है वो यहां पर क्या रहेंगे? वाइस चेयरमैन रहेंगे, राइट. एंड जो डिपार्टमेंट फॉर बैंकिंग सुपरविजन है वो सेक्रेटेरिएट की तरह एक्ट करता है ऑफ द बीएफएस, यानी कि बीएफएस के सेक्रेटेरिएट की तरह यहां पर ये काम करेगा. यानी कि इनको कम से कम महीने में एक बार मिलना पड़ेगा रिलेटेड टू जो भी सुपरवाइजरी इश्यूज है उनके ऊपर बातचीत करने के लिए एंड बैंक्स की रेटिंग को अप्रूव करने के लिए. दिसंबर 1993 की अगर बात करते हैं तो डीओएस यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ सुपरविजन को यहां पर बनाया गया डीबीओडी में से, यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ बैंकिंग एंड जो आपके पास ऑपरेशंस एंड डेवलपमेंट से रिलेटेड था, उसके वजह से यहां पर दिसंबर 1993 में से डीओएस को यहां पर बनाया गया इस ऑब्जेक्टिव के साथ कि जो सुपरवाइजरी रोल है उसको अलग करना है, यानी कि रेगुलेटरी रोल अलग रहेगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का, एंड सुपरवाइजरी रोल जो है वो यहां पर अलग रहेगा, ठीक है. तो यहां पर जो सुपरवाइजरी रोल था डीबीएस का, यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ बैंकिंग सुपरविजन का, वो पर्टिकुलरली क्या रहता है कि यानी कि ऑन साइट इंस्पेक्शन की जाएगी तो कब की जाएगी, एंड किस बैंक की कंडक्ट की जाएगी, ऑफ साइट सर्विलेंस कैसे की जा रही है, एंड फर्दर फॉलोअप किस तरह से लिया जाएगा, क्या जो डिफरेंट गाइडेंस दी गई उनके साथ कंप्लाई किया जा रहा है, एंड फर्दर जो स्टैट्यूटरी ऑडिटर्स है उनकी नॉमिनेशन को लेकर के, उनके अपॉइंटमेंट को लेकर के क्राइटेरिया किस तरह से डिटरमाइन किया जाएगा, स्पेशल ऑडिटर्स जो बनाए जाते हैं या फिर जो ऑडिट परफॉर्मेंस है किसी बैंक की उनको जांच पड़ताल करना, जो डिस्क्लोजर आपके स्टैंडर्ड्स है उनको देखना, एंड साथ के जो आपके पास मेजर फाइनेंशियल सेक्टर फ्रॉड्स होते हैं उनको इंस्पेक्ट करना एंड उनको मॉनिटर करना, एंड साथ ही जो सुपरवाइजरी इंटरवेंशन है, यानी कि अगर मान लीजिए कोई यहां पर दिक्कत आ रही है, पर्सन जो बैंक है वो इंप्लीमेंट नहीं कर रहा है रूल्स एंड रेगुलेशंस को, उसके केस में यहां पर इंटरवीन करना, ठीक है. ये सारे के सारे कामकाज किसके द्वारा किए जाएंगे? ये सुपरवाइजरी रोल है किसका? डीबीएस का, जो डिपार्टमेंट ऑफ बैंकिंग सुपरविजन उसका यहां पर सुपरवाइजरी रोल है. फर्दर इट्स रिलेटेड टू सुपरवाइजरी अप्रोच. अब जो कोर प्रिंसिपल रहता है इफेक्टिव सुपरविजन का, वो बेसिकली क्या रहता है? दैट वाज बेसिकली इशूड बाय द बीसीबीएस, यानी कि जो बेसिक कमेटी ऑन बैंकिंग सुपरविजन है, उसने एक इम्प्लिसिट यानी कि इंप्लाइड फ्रेमवर्क दिया था रेगुलेशन एंड सुपरविजन को लेकर के. उसके बीच में ऑलरेडी ये चीज बताई गई है. इफेक्टिव जो सिस्टम रहेगा बैंकिंग सुपरविजन का, उसमें ये चीज रिक्वायर्ड रहती है कि जो सुपरवाइजर है कि वो पर्टिकुलरली क्या करे? डेवलप करे एंड मेंटेन करे फॉरवर्ड लुकिंग असेसमेंट, यानी कि आगे जाकर के कोई यहां पर दिक्कत ना आ जाए,
उसके हिसाब से रिस्क असेसमेंट की जाएगी। यानी कि सुपरविजन का मेन मतलब क्या है कि हम सिर्फ और सिर्फ आज की डेट में जो रिस्क आपके ऊपर इंपोज्ड है उसको नहीं देखना चाहते। वी वांट टू असेस द रिस्क जो फ्यूचरिस्टिक यहां पर हो सकता है। एंड साथ के साथ जो इंडिविजुअल बैंक्स हैं, ऑर्गेनाइजेशन है, बैंकिंग ग्रुप्स हैं, उनकी रिस्क प्रोफाइल को तय करना, उनको बनाना इसी असेसमेंट के बेस पर, दैट इज द मेन फंडा रिलेटेड, ये इफेक्टिवनेस होगी सिस्टम की। एंड साथ के साथ जो भी डिफरेंट तरह के रिस्क हैं जिसमें बैंकिंग सिस्टम पूरा का पूरा डील कर रहा है, उनको आइडेंटिफाई करना, उनको असेस करना, उनको एड्रेस करने का काम भी यहां पर सुपरवाइजरी अप्रोच के तहत आता है। एंड साथ के साथ आप अर्ली इंटरवेंशन कर पाए, यानी कि अर्ली स्टेप्स ले पाए, उसके लिए आपको एक सिस्टम बनाना पड़ेगा, फ्रेमवर्क बनाना पड़ेगा। एंड मोर ओवर टू टेक एक्शन टू रिजॉल्व बैंक्स इन एन ऑर्डरली मैनर इफ दे बिकम नॉन वायबल, यानी कि अगर बैंकिंग सिस्टम नॉन वायबल हो जाता है तो एक्शन को यहां पर टाइमली लेना, ये बेसिकली सुपरवाइजरी अप्रोच बनती है। अब इसमें ना दो तरह की अप्रोचेस आती है, एक आती है कंप्लायंस बेस्ड अप्रोच, दूसरी आती है रिस्क बेस्ड सुपरविजन ओवर देयर। ठीक है, जो कंप्लायंस बेस्ड अप्रोच है वो क्या है कि आपको डिफरेंट रूल्स रेगुलेशंस दे दिए, इसके हिसाब से आपको कंप्लाई करना है। ठीक है, यानी कि जस्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस दे दिए, उसके हिसाब से आपको कंप्लाई करना पड़ेगा। लेकिन जो रिस्क बेस्ड सुपरविजन है उसके केस में डायनेमिक प्रोसेस रहेगा, यानी कि आपका पहले जो रिस्क है वो यहां पर असेस होगा, एंड रिस्क असेस होने के बाद जो पर्टिकुलर आपका आपके असेसमेंट है उसके हिसाब से सुपरविजन की जाएगी, राइट। तो सुपरवाइजरी एक्टिविटीज जो है इन केस ऑफ कंप्लायंस बेस्ड अप्रोच, जो कि ट्रेडिशनल अप्रोच हमारे पास मानी जाती है, इसमें फाइनेंशियल पोजीशन की तरफ ध्यान दिया जाता है। एंड फर्दर किसी गिवन पॉइंट के ऊपर जो फाइनेंशियल पोजीशन होती है उसके हिसाब से आप डिसीजन देखते हो कि ये पर्टिकुलरली सही है कि नहीं है। ठीक है, एंड जो रिस्क बेस्ड सुपरविजन होती है एक डायनेमिक प्रोसेस रहता है, जहां पर पर्टिकुलरली आप एंटीसिपेट करते हो कि आगे आने वाले रिस्क कौन कौन से पॉसिबल रिस्क हो सकते हैं, आप उनको असेस करने की कोशिश करते हो। एंड उसके हिसाब से यहां पर जो प्लान्स होते हैं आपके रिलेटेड टू करंट फाइनेंशियल सिचुएशन के हिसाब से उनको एग्जीक्यूट करने की कोशिश करते हो कि किस तरह से इन रिस्क को जो आगे एंटिसिपेटेड है उनको हम किसी दायरे में रख सकते हैं, यानी कि उनको मेंटेन कर सकते हैं, राइट। एंड फर्दर इन केस ऑफ कंप्लायंस बेस्ड अप्रोच यहां पर ज्यादा फोकस किसके पर रहता है कि यहां पर जो बैंक है क्या उसके पास सफिशिएंट कैपिटल है, यानी कि जो रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से कैपिटल है। जैसे लेट्स से द केस कि यहां पर ये कहते हैं अभी आपके लिए रिस्क वेटेज ये है, एंड उसके हिसाब से क्या आपने कैपिटल पर्टिकुलरली मेंटेन करी है क्या नहीं करी है, क्या आपके पास सफिशिएंट यहां पर एसेट्स हैं इस चीज को मेंटेन करने के लिए, वो पर्टिकुलरली क्या रहती है, कंप्लायंस बेस्ड अप्रोच रहती है, जहां पर आपको सिंपली कंप्लाई करना है। लेकिन आरबीएस के केस में आप प्रिवेंटिव रहते हो कि आगे आने वाला जो रिस्क है आपने उसको प्रिवेंट करना है, फॉरवर्ड लुकिंग हो। ठीक है, एंड फर्दर थर्ड वन इट्स जो ट्रेडिशनल अप्रोच होती है वो यहां पर फोकस करती है करंट फाइनेंशियल पोजीशन के ऊपर, जो करंट फाइनेंशियल कंडीशन है उसके ऊपर फोकस करती है, हिस्टोरिकल डाटा को गो थ्रू करती है, एंड फर्दर उसके हिसाब से जो करंट प्रॉब्लम्स होती है उनको क्वांटिफाई करते हैं, एंड फर्दर ऑडिट लाइक एग्जामिनेशन प्रोसेसेस वहां पर फॉलो किए जाते हैं। यानी कि सिंपल सी बात है, आप पहले की चीजें देखते हो, आज की चीजें देखते हो, उसके हिसाब से देख लेते हो, लेकिन आप एंटिसिपेटेड नहीं हो, आप आगे आने वाली चीजों को असेस करने की कोशिश नहीं करते हो, जो कि आरबीएस के केस में की जाती है। आप यहां पर रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम की क्वालिटी को देखते हो कि आगे आने वाले एंटिसिपेटेड जो रिस्क है उनको असेस किया जा रहा है, उनको आइडेंटिफाई किया जा रहा है, उनको क्वांटिफाई किया जा रहा है, उनको मेजर मॉनिटर किया जा रहा है, कंट्रोल किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा। दैट्स द मेन फंडा रिलेटेड। ओके, अब की बेसिकली क्या है इफेक्टिव आरबीएस के लिए, नहीं कि रिस्क बेस्ड सुपरविजन के लिए मेन फंडा क्या चाहिए आपको। आपको सबसे पहले जो भी प्राइमरी रिस्क है, जो एंटीसिपेटेड है, जो इंपैक्ट डाल सकते हैं, आपको उनको असेस करना पड़ेगा, आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। एक बार आपने ये चीज कर ली है उसके बाद सुपरवाइजरी जो रिसोर्सेज है वो डिप्लॉय किए जाएंगे उनको यहां पर एड्रेस करने के लिए एफिशिएंट मैनर में। ठीक है, एंड फर्दर आरबीएस जो है वो पर्टिकुलरली लॉजिकल है, यूनिक बेसिकली जो आपका सुपरवाइजर है उसके पास जो रिसोर्सेज है वो काफी ज्यादा लिमिटेड है, ऐसा तो है नहीं अनलिमिटेड रिसोर्सेज है। अब उन रिसोर्सेज को हमने यहां पर बिल्कुल सही तरीके से इस्तेमाल करना है, तो आरबीएस उस मैनर में भी बिल्कुल सही है। ठीक है, नाउ लेट्स हैव अ लुक एट द फीचर्स ऑफ एन इफेक्टिव बैंक सुपरवाइजरी फ्रेमवर्क ओवर हियर। Now let's have a look at the features of an effective bank supervisory framework over there. First of all, it's related to assesses, यानी कि आपके पास जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस है आप उनके साथ कंप्लाई करना है, एंड फर्दर जो भी साउंड बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं आपको उनको फॉलो भी करना है। सेंसिटिव, सेंसिटिव का मतलब होता है कि आपको जो भी आपकी मार्केट में आसपास मैक्रो इकोनॉमिक में चेंजेस हो रहे हैं उसके हिसाब से आपको चेंज होना पड़ेगा, उसके हिसाब से आपको सुपरविजन चेंज करनी पड़ेगी। एंड मोर ओवर आपको इंडिविजुअल बैंक्स के हिसाब से जो भी एमर्जिंग रिस्क है, यानी कि आगे आने वाले रिस्क है, इनहेरेंट रिस्क है, उनके हिसाब से रिस्पॉन्सिव रहना पड़ेगा। एंड मोर ओवर
क्लियरली डायग्नोसिस होना चाहिए, यानी कि हर एक बैंक की रिस्क प्रोफाइल को अलग से डायग्नोस करना पड़ेगा कि इसकी रिस्क प्रोफाइल क्या है एंड इसके ऊपर सुपरविजन किस हिसाब से होनी चाहिए। एंड फर्दर इस चीज को भी एंश्योर करना काफी ज्यादा जरूरी है कि उनके पास अप्रोप्रिएट रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम है, उनके पास इंटरनल कंट्रोल्स काफी ज्यादा स्ट्रांग है एंड फर्दर एक्सटर्नल जो ऑडिट मैकेनिज्म है वो काफी ज्यादा अच्छा है, यानी कि ओवरऑल उनके जो रिस्क है उनको अच्छे से मैनेज किया जा सकता है। आपको यहां पर कंसोलिडेटेड बेसिस पर, यानी कि एक ब्रांच टू ब्रांच बेसिस पर नहीं, पूरे के पूरे बैंक के बेस पर यहां पर जो सुपरविजन है वो यहां पर करनी पड़ेगी। आपको यहां पर सुपरवाइजरी रिसोर्सेज का एफिशिएंट यूजेज करना पड़ेगा, जो भी आपके पास यूजेज अवेलेबल है, ताकि जो ग्रेटेस्ट रिसोर्सेज है वो पर्टिकुलरली हाईएस्ट रिस्क एरिया की तरफ आप यहां पर इंप्लांट कर पाओ, क्योंकि डेफिनेटली वो सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाने वाले होते हैं। फॉर दैट टू आपको यहां पर एडिक्वेट पूल ऑफ ट्रेन्ड पर्सनल का रेडी रखना पड़ेगा, यानी कि आपके पास यहां पर स्किल्ड पर्सन चाहिए जो सुपरवाइजरी पर्सनल होंगे, जिनके पास अप्रोप्रिएट स्किल टेस्ट यहां पर सेट जो है वो यहां पर होंगे, राइट। सो दिस इज एक्चुअली रिलेटेड टू फीचर जो इफेक्टिव यहां पर बैंक सुपरविजन फ्रेमवर्क के रहते हैं, यानी कि असेसेस, आप उस चीजों को असेस करो, सेंसिटिव होना चाहिए, रिस्पॉन्सिव होना चाहिए, प्रोएक्टिव होना चाहिए, डायग्नोस आपको प्रॉपर करना है, अपने रिसोर्सेज का प्रॉपर यूजेज करना है, आपको सुपरविजन कंडक्ट करनी है हाईली रिस्क एरियाज के ऊपर, बेस्ट यूजेज करनी है, ठीक है। दैट्स मेन फंडा रिलेटेड टू द फीचर्स ऑफ इफेक्टिव बैंक सुपरवाइजरी फ्रेमवर्क ओवर दिया। अच्छा, अभी बात कर लेते हैं रिलेटेड टू बेनिफिट्स क्या है आरबीएस के। जो आपकी सीनियर मैनेजमेंट है, जो आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, वो ज्यादा बेटर वे में अंडरस्टैंड कर पाते हैं कि बैंक की रिस्क प्रोफाइल क्या है, क्योंकि एंटीसिपेटेड चीजों के बारे में पता लग जाता है ना कि आगे आने वाले रिस्क कौन कौन से हैं, उसके हिसाब से आपको रिस्क को मैनेज करना है, सुपरवाइज करना है। सो अर्ली आइडेंटिफिकेशन हो जाती है अमर्जिंग रिस्क के बारे में, सेक्टरल बेस पर भी, बैंक के बेस पर भी। तो उसको हम क्या कहते हैं, वी से टू बी रिस्क कंटेजियन, ठीक है, उसको रिस्क कंटेजियन कहते हैं, यानी कि अगर आप इमर्जिंग रिस्क को पता लगाते हो, ठीक है, एंड फर्दर आप जो भी फ्यूचर सिनेरियोज है उनको एंटिसिपेट कर सकते हो, आप अपने सुपरवाइज्ड रिसोर्सेज का सबसे ज्यादा ऑप्टिमम यूज कर सकते हो। दीज आर द बेनिफिट्स, ओके। फर्दर रिलेटेड टू सुपरवाइजरी मेथड्स और टूल्स, तो आपके पास दो तरह के मेथड रहते हैं, एक रहता है ऑफ साइट सुपरविजन, एक रहता है ऑन साइट सुपरविजन। ऑफ साइट सुपरविजन पर्टिकुलर क्या रहता है, जैसे मान लीजिए आरबीआई है, वो यहां पर जो भी आपकी स्टेटमेंट्स है, ऑडिटेड स्टेटमेंट्स है, वो मंगवा लेता है। दैट्स बेसिकली रिलेटेड टू ऑफ साइट सुपरविजन, ठीक है। ऑफ साइट यानी कि वो अपने ऑफिस में बैठे हुए पर्सन जो है वो ही मैनेज कर रहे हैं, वो आपकी ब्रांच में या बैंक में विजिट नहीं कर रहे हैं, हेड ऑफिस में विजिट नहीं कर रहे हैं। दैट्स रिलेटेड टू ऑफ साइट सुपरविजन, ठीक है। तो यानी कि स्ट्रॉन्ग ऑफ साइट सुपरविजन के तहत आपको पहली बात तो आइडिया मिलता है कि ऑर्गेनाइजेशन में, बैंक में क्या क्या चल रहा है, कोई चीज गलत तो नहीं चल रही है, रिपोर्टिंग के बारे में पता लगता है, आप काफी ज्यादा प्रोएक्टिवली एंड डायनेमिकली पता लगा सकते हो उन सभी चीजों के बारे में जो उस बैंक ब्रांच में चल रही है पर्टिकुलरली। एंड फर्दर आपको साथ के साथ एक आइडिया ये भी पता लगता है क्या इस बैंक में पर्टिकुलरली ऑन साइट इंस्पेक्शन की, ऑन साइट सुपरविजन की जरूरत है या नहीं है, वो इनसाइट्स भी आपको मिल जाते हैं। यानी कि आप यहां पर मार्केट की पोजीशंस देखते हो, आप यहां पर जो पब्लिक डाटा है उसको गो थ्रू करते हो, यू बेसिकली गो थ्रू द डिफरेंट शीट्स और द बैलेंस शीट और प्रॉफिट लॉस अकाउंट, या जो भी स्टेटमेंट्स यहां पर लफार वगैरह जमा करवाई जाती हैं बैंक के द्वारा, उनको अच्छे से गो थ्रू करते हो। दैट्स ऑफ साइट सुपरविजन ओवर देयर। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स रिलेटेड टू एक्सटेंसिवनेस ओवर देयर, यानी कि पर्टिकुलरली ऑफ साइट सुपरविजन का मतलब होता है कि आप यहां पर जो भी रिटर्न्स होती हैं ओवरऑल एक्टिविटी से लेकर के ऑपरेशंस को लेकर के, उनको चेक करते हो एंड प्रोएक्टिवली आप गो थ्रू करते हो। ऐसा नहीं है कि आप सिंपली एक ही बार को गो थ्रू करोगे, आप लगातार उनको गो थ्रू करते रहते हो, प्रोएक्टिवली उनको देखते हो, ताकि आपको अर्ली वार्निंग सिग्नल मिल जाए, जो भी इंसेपिएंट रिस्क है उनके बारे में पता लग जाए। एंड फर्दर ऑफ साइट सुपरवाइजरी प्रोसेस जो होता है, इसमें पर्टिकुलरली आप प्रिलिमिनरी जो रिस्क असेसमेंट है, यानी कि जो बैंक में हो सकती है कैप्चर डाटा के थ्रू, उसको गो थ्रू करने की कोशिश करते हो एंड उसके हिसाब से यहां पर देखते हो कि ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, जो स्ट्रक्चर्स जमा करवाए गए हैं, जो कंप्लायंस यहां पर है, या इनकी जो इंटरनल ऑडिट या प्लान्स है, रिपोर्ट्स है, ऑब्जर्वेशंस है एक्सटर्नल ऑडिटर्स की, क्या उसके हिसाब से रिस्क इस ऑर्गेनाइजेशन में पर्टिकुलरली बैंक प्रोफाइल में यहां पर शामिल हो सकते हैं, राइट। एंड फर्दर ये सारी चीजें मिलकर के अलोंग विद द मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स आपको आइडिया देती हैं कि बैंक में, इस बैंक में क्या पर्टिकुलरली ऑन साइट इंस्पेक्शन होनी चाहिए। ऑन साइट का मतलब होता है कि आरबीआई अपने यहां पर जो पर्सनल है उनको भेजेगा, एम्प्लॉयज को भेजेगा, वहां पर जाकर इंस्पेक्शन की जाएगी, ठीक है। दैट्स द मेन फंडा। नाउ इट्स रिलेटेड टू ऑन साइट एग्जामिनेशन। अब ऑन साइट एग्जामिनेशन जो होती है, आपने यहां पर ऑफ साइट एग्जामिनेशन करी, आपको लगा कि ये डाटा ना प्रॉपरली यहां पर नहीं था, तो ये जो गैप आ गया ना, जो आपको नहीं मिला, आप उसको कवर करने की कोशिश करते हो यहां पर ऑन साइट एग्जामिनेशन के तहत। आप यहां पर वैलिडेशन चेक करते हो, यानी कि जो भी स्टेटमेंट्स दी गई थी क्या वो बिल्कुल सही है कि नहीं है,
एंड फर्दर आप फॉलो अप करते हो ये जो भी इश्यूज आइडेंटिफाई होते हैं, एंड फर्दर आप लिमिटेड रिव्यू लेते हो रिलेटेड टू आपका जो पर्टिकुलरली रिव्यू होता है, लिमिटेड रिव्यू होता है थ्रू द इंटरेक्शन विद द टॉप मैनेजमेंट ओवर देयर। ये कि टॉप मैनेजमेंट से इतनी बातचीत नहीं होती है, आप यहाँ पर एक्यूरेसी यहाँ पर वेरीफाई करते हो जो भी यहाँ पर डॉक्यूमेंट सबमिट करवाया गया बैंक के द्वारा, ठीक है। नाउ यहाँ पर एक चीज को समझते हैं कि जो सुपरवाइजर है उसके पास भी रिसोर्सेज काफी ज्यादा लिमिटेड है, ठीक है। तो यहाँ पर जो सुपरवाइजरी रिसोर्सेज है उनको एलोकेट करना पड़ेगा। आपको रिस्क स्पेशलिस्ट चाहिए, आपको पर्टिकुलरली इंस्पेक्शन का प्लान चाहिए, इंस्पेक्शन टीम चाहिए, एंड ड्यूरेशन ऑफ इंस्पेक्शन क्या रहेगी, क्या फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए, वो पर्टिकुलरली डिपेंड करता है कि रिस्क प्रोफाइल कैसी है उस पर्टिकुलर बैंक को लेकर के। नाउ लेट्स हैव अ लुक एट द थीमेटिक रिव्यूज। थीमेटिक रिव्यूज का मतलब होता है यहां पर आप जनरल सारी की सारी चीजों को इंस्पेक्ट नहीं करते हो, सुपरवाइज नहीं करते हो, आप सिंप्लीफाइड किसी पर्टिकुलर एरिया से रिलेटेड इंस्पेक्शन या सुपरविजन यहां पर करने जाते हो। जैसे मान लो कि केवाईसी कंप्लायंस को लेकर के, या फिर सर्ज इन एनपीए को लेकर के, या फिर मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस को लेकर के, या फिर रिस्क इंटरेस्ट रेट्स को कैसे मैनेज कर रहे हो उसको लेकर के, या पेंशन लाइबिलिटी को लेकर के, यानी कि आप किसी पर्टिकुलर थीम को लेकर के एड्रेस करने की कोशिश करते हो, ठीक है। आप ये देखते हो कि किसी पर्टिकुलर सेक्टर से रिलेटेड, किसी पर्टिकुलर सिस्टम लेवल से रिलेटेड जो रिस्क है वो किस तरह से बन रहे हैं, किस तरह से आगे आ सकते हैं, एमर्ज हो सकते हैं। एंड ऐसे रिव्यूज आपको हेल्प करते हैं कि आप नेचर ऑफ रिस्क को यहां पर अलग से देख सकते हो एंड उसको अलग से डील कर सकते हो। दैट्स अ मेन फंडामेंटलिटी टू थीमेटिक रिव्यूज ओवर देयर। नाउ लेट्स हैव अ लुक एट द सुपरवाइजरी प्रोसेस। तो यहां पर 6 स्टेप्स हमारे पास हैं जिनको हम गो थ्रू करेंगे। सबसे पहली चीज क्या रहती है कि आप यहां पर रिस्क प्रोफाइल को समझने की कोशिश करते हो कि बैंक की जो प्रोफाइल है वो कैसी है। अब उसके हिसाब से आप रिस्क असेसमेंट करते हो, यानी कि रिस्क मैट्रिक्स को क्रिएट करते हो। रिस्क मैट्रिक्स का मतलब है जो भी यहां पर डिफरेंट डिफरेंट रिस्क है अलोंग विद द क्वांटम ऑफ द रिस्क, उनको यहां पर आप तय करते हो। एंड उसके बाद आप यहां पर क्या करते हो, प्लानिंग करते हो कि सुपरवाइजरी एक्शन किस तरह से होगा, इंटरवेंशन करोगे तो क्या करोगे, कैसे करोगे। एंड उसके बेस पर यू डिसाइड कि आप ऑन साइड इंस्पेक्शन करने वाले हो या कौन से इंस्पेक्शन करने वाले हो। एंड फर्दर आप इंस्पेक्शन अगर तय करते हो तो वहां पर आप एसआरईपी यानी कि सुपरवाइजरी रिव्यू एंड इवैल्यूएशन प्रोसेस चलाते हो, ऑफसेट कंटिन्यूस सुपरविजन कर सकते हो। दैट्स द फिफ्थ स्टेप ओवर देयर। एंड सिक्स वन इज रिलेटेड टू कि आप यहां पर जो भी आपने इंस्पेक्शन करी है ऑन साइट ऑफ साइट, उनकी रिपोर्टिंग जो होती है, उनकी रिपोर्ट जो होती है, फाइंडिंग जो होती है, उनको रिपोर्ट करते हो एंड रिकमेंडेशंस भी देते हो एंड उनको फॉलो अप भी करते हो, यानी कि उनको मॉनिटर भी करते हो। ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ रिपोर्ट दे दी दैट्स इट डन हो गया, नो, यू हैव टू फॉलो अप ऑन दैट आल्सो, राइट। सो दिस एक्चुअली ये सिंपल से स्टेप्स हैं आपके पास। सबसे पहले बैंक प्रोफाइल देखो, रिस्क मैट्रिक्स बनाओ, उसके बाद प्लान करो सुपरवाइजर एक्शन को, उसके बाद ऑनलाइन इंस्पेक्शन कर लो, उसका स्कोप देख लो क्या क्या होगा, उसके बेस पर आप ऑनलाइन इंस्पेक्शन को कंक्लूड कर सकते हो, या फिर ऑफलाइन ऑफलाइन जो आपके पास ऑफसाइड इंस्पेक्शन है वो कर सकते हो। एंड फिर लास्ट में आपकी रिपोर्टिंग रहेगी, राइट। ये 6 स्टेप्स आपके पास यहाँ पर होते हैं। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स रिलेटेड टू बैंक प्रोफाइल ओवर दिया। बैंक प्रोफाइल क्या होता है, आपको यहां पर देखना पड़ेगा ना डिफरेंट कौन कौन सी एक्टिविटीज है, क्या क्या रिस्क इंपोज्ड है, वो आपकी बैंक प्रोफाइल है। रिस्क असेसमेंट यानी कि जो भी डिफरेंट टाइप के रिस्क है आपके पास, आपको उनको देखना पड़ेगा, आपको उनको देखना पड़ेगा। यानी कि आप बैंक रिलेटेड इंफॉर्मेशन को अलग अलग जगह से निकालते हो एंड फर्दर, चाहे आपके पास ऑफलाइन सुपरविजन थी, चाहे आपके पास ऑनलाइन सुपरविजन थी, आप यहां पर कॉम्प्रिहेंसिवली सारी चीजों को एनालाइज करते हो, देखते हो कि इसमें कौन से इनहेरेंट रिस्क है, इसमें कौन से अमर्जिंग रिस्क है, एंड उसके हिसाब से रिस्क असेसमेंट करते हो। फर्दर रिलेटेड हो जो सुपरवाइजरी स्टांस है, इंटरवेंशन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बेस के ऊपर, ठीक है, वो पर्टिकुलर क्या करते हैं, वो कहते हैं कि यहां पर आपके पास जो रिस्क मैट्रिक्स है उसमें 4 चीजें मेन रहेंगी। कौन कौन सी, बेसलाइन मॉनिटरिंग, क्लोज मॉनिटरिंग, एक्टिव ओवरसाइट एंड कोरेक्टिव एक्शन ओवर देयर। तो 4 यहां पर हमारे पास क्या रहेंगे, 4 मेन चीजें रहती हैं, 4 पोजीशंस रहती हैं इन केस ऑफ रिस्क मैट्रिक्स ओवर देयर। बेसलाइन मॉनिटरिंग रहती है, क्लोज मॉनिटरिंग रहती है, एक्टिव ओवरसाइट रहता है, करेक्टिव एक्शन यहां पर रहता है, राइट। तो इनके बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। फर्दर इट्स रिलेटेड टू आप यहां पर प्लान सुपरवाइजरी एक्टिविटीज कर सकते हो। बेसलाइन मॉनिटरिंग का मतलब क्या है कि आप पर्टिकुलरली रिस्क मैट्रिक्स की अगर हम बात करते हैं, जो रिस्क मैट्रिक्स सेकंड स्टेप में हमने बनाई थी रिस्क असेसमेंट के टाइम पर, वहां पर अगर बेसलाइन मॉनिटरिंग में है, यानी कि आप यहां पर इतने ज्यादा यहां पर कमजोर नहीं हो, आपके रिस्क असेसमेंट बिल्कुल सही है ऑलमोस्ट, एंड आप बिल्कुल बॉर्डर लाइन पर हो, आप फेलियर्स इतने ज्यादा नहीं कर रहे हो, ठीक है। कहने का मतलब है जो बैंक्स इस जोन में फॉल करते हैं रिस्क मैट्रिक्स के, वो पर्टिकुलर काफी ज्यादा रिस्क उनके ऊपर कम इंपोज्ड है सुपरवाइजरी ऑब्जेक्टिव्स के हिसाब से, उनके फेलियर्स काफी ज्यादा कम है। एंड उनका अगर वो फेलियर होते भी उनका इंपैक्ट फाइनेंशियल सिस्टम के ऊपर इतना नहीं पड़ेगा, उनको यहां पर कम से कम मॉनिटरिंग की यहां पर जरूरत पड़ती है। तो यहां पर इन इस तरह के बैंक्स की जो यहां पर सुपरविजन की जाएगी, ऑनलाइन इंस्पेक्शन की जाएगी, ऑनलाइन जो यहां पर पर्टिकुलरली सुपरविजन की जाएगी ऑन साइट,
नॉट ऑनलाइन, और जो ऑन साइट सुपरविजन की जाएगी वो 3 साल में एक बार करने की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। एंड एज अ पार्ट ऑफ एनुअल सुपरविजन साइकिल फॉर सच बैंक्स, जो शॉर्ट ड्यूरेशन विजिट्स है वो यहाँ पर 1 या 2 ऑफिसर्स की तरह हो सकती है, ताकि जो भी आपके पास ऑफ साइट यहाँ पर इंस्पेक्शन हो रही है, सुपरविजन हो रही है, उसके डाटा को वेरीफाई किया जा सके, ठीक है। फर्दर सेकंड आता है हमारे पास क्लोज मॉनिटरिंग। अब यहाँ पर रिलेटिवली हायर रिस्क स्टार्ट हो जाता है। अब यहाँ पर थोड़ा बहुत इंपैक्ट इनके फेलियर का आपके फाइनेंशियल सिस्टम के ऊपर पड़ सकता है। जो सुपरवाइजरी एक्शंस हैं वो यहाँ पर पर्टिकुलर क्या होगा कि आप इनहैंस्ड ऑफसेट मॉनिटरिंग करते हो, पर पहले तो आप ऑफसेट मॉनिटरिंग को अच्छे से बना देते हो, एंड फर्दर साथ के साथ यहाँ पर आप ग्रेनुलरिटी जो है, यानी कि जो फ्रीक्वेंसी है ऑफसेट इंस्पेक्शन की, उसको इंक्रीज कर सकते हो, उन रिक्वायरमेंट्स को इंक्रीज कर सकते हो। एंड जो प्रियोडिसिटी है ऑनसेट इंस्पेक्शन की, वो वंस इन 2 years होती है। इन केस ऑफ बेसलाइन मॉनिटरिंग इट वाज थ्राइस वंस इन 3 years, एंड इन दिस पर्टिकुलर केस क्लोज मॉनिटरिंग के केस में वंस इन 2 years है, ठीक है। फिर बात आती है एक्टिव ओवरसाइट के बारे में। इन केस ऑफ एक्टिव ओवरसाइट, अब बैंक्स यहां पर काफी ज्यादा सिग्निफिकेंट रिस्क इंपोज करते हैं, एंड यहां पर इनका फेलियर जो है सिग्निफिकेंटली हायर इंपैक्ट डालेगा फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के ऊपर। तो सुपरवाइजरी एक्शन क्या करेंगे कि यहां पर इनकी ईयरली ऑन साइट इंस्पेक्शन करनी पड़ेगी, यानी कि 1 साल में एक बार ऑन साइट इंस्पेक्शन रहेगी, एंड जो भी मेन की एरियाज है उनको सभी आपको यहां पर कवर करना पड़ेगा, यानी कि जिन भी एरियाज को हाई रिस्क या मीडियम रिस्क में डाला गया है उनको यहां पर कवर करना पड़ेगा इस ऑन साइट इंस्पेक्शन के केस में। एंड द फोर्थ वन इट्स रिलेटेड टू करेक्टिव एक्शन। अब बैंक जो इस क्राइटेरिया में फॉल करते हैं, इस जोन में फॉल करते हैं, अब उनको तो काफी ज्यादा यहां पर, यानी कि काफी ज्यादा वो ग्रेव रिस्क यहां पर इंपोज करते हैं, एंड उनके ऊपर तो फेलियर के काफी ज्यादा चांसेस है। तो यहां पर इस तरह के बैंक्स के लिए तो पर्टिकुलरली जो है आपको यहां पर एक्सटर्नल स्पेशलिस्ट बिठाने पड़ेंगे, प्रोफेशनलिस्ट बिठाने पड़ेंगे, एंड फिर तो वहां पर क्वालिटी ऑफ लोन पोर्टफोलियो, सिक्योरिटी, एसेट क्वालिटी एंड सफिशिएंसी ऑफ रिजर्व्स एटसेट्रा, इन सभी चीजों को अच्छे से गो थ्रू करना पड़ेगा। हो सकता है कि यहां पर पर्टिकुलर जो मैनेजमेंट है उसको भी टेक ओवर करना पड़े, एंड फर्दर रीस्ट्रक्चरिंग करनी पड़े, या अमलगमेशन करना पड़े, या मर्जर करना पड़े। तो आरबीआई जो है इस तरह के जो बैंक्स होते हैं जो करेक्टिव एक्शन के अंडर क्राइटेरिया के अंदर आते हैं, अंडर द रिस्क मैट्रिक्स ओवर देयर, यहां पर आरबीआई जो है वो ऑनसाइट इंस्पेक्शन करवाता है एनुअल बेसिस के ऊपर, वो वहां पर करवाएगा, लेकिन एक्शन स्ट्रिंजेंट रहेंगे, यानी कि करेक्टिव एक्शन के केस में एंड फर्दर यहां पर एक्टिव ओवरसाइट के केस में आपके पास ईयरली इंस्पेक्शन रहेगी, लेकिन एक्शंस का डिफरेंस यहां पर करेक्टिव एक्शन ज्यादा स्ट्रिंजेंट रहते हैं यहां पर, राइट। नाउ आफ्टर इट्स रिलेटेड टू सुपरवाइजरी रेटिंग्स ओवर देयर। सुपरवाइजरी रेटिंग क्या होता है, यानी कि सुपरवाइजर ने यहां पर सुपरविजन करी, उसके बाद वो रेटिंग दे देगा बैंक के नेट रिस्क को ध्यान में रखते हुए। गुड का मतलब है अच्छी रेटिंग है, यानी कि बैंक जो है रिस्क एपिटाइट को यहां पर मैनेज कर सकता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर जो है वो यहां पर कम है, सुपरवाइजरी रिस्क एपिटाइट के नीचे है। एंड फॉर द सेटिस्फैक्टरी का मतलब है कि ठीक है, प्रोबेबिलिटी जो है विद इन द एक्सेप्टेबल लिमिट्स है। एंड अनसेटिस्फैक्टरी का मतलब है कि प्रोबेबिलिटी जो फेलियर के मार्जिनली हायर है, यानी कि इतनी ज्यादा हाई नहीं है, लेकिन जो यहां पर एपिटाइट रखी गई है यहां पर सुपरवाइजरी कंफर्ट के हिसाब से, वहां से थोड़ी सी ज्यादा, दैट इज अनसेटिस्फैक्टरी, दैट इज सी रेटिंग ओवर देयर। एंड डी रेटिंग जो होती है पुअर रेटिंग होती है, यानी कि आपके पास प्रोबेबिलिटी जो है यहां पर ज्यादा है, फेलियर होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, एंड फर्दर आपको एडिशनल कैपिटल यहां पर लेकर आनी चाहिए, साथ के साथ रीस्ट्रक्चर की कोशिश भी की जा सकती है, ताकि बैंक में जो इनहेरेंट रिस्क हैं, जो इसके अपने खुद के पनपे हुए रिस्क है, उनको यहां पर कम किया जा सके, अल्टीमेटली रिस्क कैटेगरी से कम बाहर निकाला सके। एंड वेरी पुअर का मतलब होता है ई कैटेगरी। अब वेरी पुअर के केस में क्या होता है कि रेटिंग जो होती है वो उस एंटिटी की जो की गई है वो एंटिटी वायबल नहीं है, उसको वाउंड करना पड़ेगा, वाउंड अप करना पड़ेगा, उसको मर्ज करना पड़ेगा या अमलगमेट करना पड़ेगा किसी और बैंक के साथ, तभी चलेगा, नहीं तो गेम नहीं चलने वाली, ठीक है। ये यहां पर सुपरवाइजरी रेटिंग है ए बी सी डी ई, ठीक है। ए मतलब गुड, बी मतलब सेटिस्फैक्टरी, सी मतलब अनसेटिस्फैक्टरी, डी मतलब पुअर, एंड ई मतलब वेरी पुअर, राइट। फिर बात आती है स्ट्रेस टेस्टिंग के बारे में। नो, स्ट्रेस टेस्टिंग इज ऑल अबाउट व्हाट, स्ट्रेस टेस्टिंग के बारे में हमने ऑलरेडी पूरा का पूरा चैप्टर गो थ्रू कर लिया है, यानी कि आप पर्टिकुलरली अगर आरबीएस की बात भी करें तो यहां पर भी स्ट्रेस टेस्टिंग की जाती है। स्ट्रेस टेस्टिंग मतलब कि आप यहां पर ये भी देखते हो कि अंडर द डिफरेंट सिनेरियोज, अंडर द नॉर्मल सिनेरियोज तो ठीक है आपको यहां पर असेसमेंट कर ही रहे, लेकिन अंडर द एबनॉर्मल सिनेरियोज आल्सो आपको डिफरेंट सिनेरियोज के हिसाब से देखना पड़ेगा कि क्या इनमें जो यहां पर पर्टिकुलरली कैपिटल मेंटेन की जा रही है, या इनकी जो रिस्क असेसमेंट प्रोसेसेस है क्या वो एडिक्वेट है या नहीं है। तो आपको यहां पर एक इनहेरेंट पार्ट बनाना पड़ेगा स्ट्रेस टेस्टिंग को आरबीएस का भी, ठीक है। दैट्स द मेन फंडामेंटल टू स्ट्रेस टेस्टिंग इन आरबीएस। तो आरबीआई के हिसाब से विद इन द आरबीआई एक मैक्रो लेवल, यानी कि टॉप डाउन स्ट्रेस टेस्टिंग जो अप्रोच है वो यहां पर लगाई जाती है, सो एज टू आइडेंटिफाई द थ्रेट्स जो भी अवेलेबल है किसी बैंकिंग चैनल में, किसी बैंकिंग सिस्टम में, जो पोटेंशियल रिस्क इंपोज करते हैं, ठीक है। दैट इज द मेन फंडामेंटल टू दिस पर्टिकुलर वीडियो ओवर देयर। आई होप कि आपको यहां पर वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए, एंड फर्दर डू शेयर दिस वीडियो अमंग योर फ्रेंड्स एंड कलीग्स, एंड साथ के साथ वीडियो को रेट कर देना आउट ऑफ 10। एंड इफ यू वांट टू गेट द फ्री पीडीएफ्स एंड ऑल द थिंग्स ओवर देयर, जस्ट विजिट द वेबसाइट iibf.info। फटाफट से वेबसाइट को यहां पर विजिट कर लो iibf.info को, एंड स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर द सेम। Okay, so that will be all. Thank you so much, and see you again in the next video tomorrow.